बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज फिर मैं मशकूर हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे बहुत ही अहम और हार्ट टचिंग टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। बड़े दुखी दिल के साथ ये सारी मैं बातें कर रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ एजुकेट करना है, और अगर पॉलिसी मेकर तक मेरी बात पहुँच सके तो वो पॉलिसी मेकर को सोच समझ के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि वो एक दफ़ा आप हवास बाख्ता हो के एक चीज़ के पीछे पड़ें और साथ दूसरी चीज़ को तबाह कर दें। ये स्टोरी जो पाकिस्तान के इकॉनमी की तबाही की है, ये आप ये ना समझे कोई ये एक्सीडेंटल है, बल्कि ये इंजीनियर्ड है, बनाई गई है। बनाई किस तरह से गई है? आपने देखा कि किसी ने, एक बंदे ने, किसी पॉलिसी मेकर ने ये सोचा क्या कि मैं रियल स्टेट सेक्टर जो है उसमें सारा पैसा डंप हो रहा है, उस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं कि रियल स्टेट का जो पैसा है वो आ जाएगा, उसमें इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि वो रियल स्टेट का पैसा इंडस्ट्री लगने की बजाय वो चला गया बाहर की रियल स्टेट में। दुबई, यूके, बाहर जो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, मुल्क से पैसा बाहर निकल गया। अब पैसा बाहर रोकने के लिए हमने इंपोर्ट रोक दी। इंपोर्ट रोकने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल था वो कम हो गया, हमें मिला नहीं, हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, ज़र मुबादला कम हो गया, फैक्ट्रियों को लॉसेस शुरू हुआ, टैक्सेस की कलेक्शन कम हुई इंपोर्ट रुकने की वजह से। हमने वो दीवानगी में टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ने से क्या हुआ कि सैलरी क्लास को हमने लिया, उसका टैक्स बढ़ा दिया। बाकी टैक्सेस बढ़ने से क्या हुआ कि हमारा जो सैलरी तबका था वो पिस गया। पहले ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अलाइड जो इंडस्ट्रीज़ थी, 40 इंडस्ट्री, वो बंद हुई, कम हुई। उसके बाद बाइंग पावर कम हुई सैलरीड पर्सन से, तो इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल में आ गई। अब उसके बाद फिर वो रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया जी, हमने बिजली और गैस ये वो चीज़ की सारी चीज़ें बढ़ा दी। जब गैस बिजली सारे टैरिफ बढ़ गए तो जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट था उसकी एक्सपोर्ट में कंपटीशन करना हमारे जो रीजन में लोग थे उनसे करना मुमकिन नहीं रहा। जब उनसे करना मुमकिन नहीं रहा तो वो हमारी एक्सपोर्ट मज़ीद कम हो गई और हमारी इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई। इंडस्ट्री बंद शुरू हो गई तो क्या हुआ कि हमारा नौजवान बेरोज़गार हो गया। नौजवान बेरोज़गार होने से क्या हुआ कि अब वो अफरा तफरी की सिचुएशन में पड़ गया। तो ये एक बनी बनाई इंजीनियर्ड सारा सिचुएशन थी। क्या जो पॉलिसी मेकर एक पॉलिसी बना रहे थे उसको दूसरा अफेक्ट नहीं देखना। हमेशा हमने देखा कि जब टैक्स बढ़ता है तो इंडस्ट्री सिकुड़ती है, जब टैक्स कम करते हैं तो इंडस्ट्री फैलती है। किसी ने इसको नहीं देखा। जब हम इतने टैरिफ लगा रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ा रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी प्रोडक्शन सेंट पे ये बात कर रहे होते हैं कि एक्सपोर्ट हम करेंगे, इतने सेंट हमें बेनिफिट होगा तो हमें इतना आएगा। हमने जब उनका रॉ मटीरियल और इनपुट, रॉ मटीरियल पहले रोक दिया, इनपुट बिजली का और कम बढ़ा दिया, तो अब उसको compete करना मुश्किल हो गया। ये मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ ये लेक्चर देते हुए, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है कि एक सिचुएशन समझाई जाए कि किस तरह से ये हमारा कोई बाहर से दुश्मन नहीं है, हमने अंदर से अपने आप से ही ये काम किया है। टॉपिक क्या है? इंजीनियर्ड फ्रॉम विदन, कि हमने अंदर से ही इस मुल्क की जो इकॉनमी के साथ उसको ख़राब करने की कोशिश की है। किस तरह? हाउ टू टैक्स ऑब्सेंस के दीवानगी में हमने वो अपना उसको क्या करते हैं कि बेधड़क होके हमने टैक्सेस लगाए। पॉलिसी फेलियर है हमारा। एनर्जी के शौक धक्के दिए हमने इंडस्ट्रीज़ को और पुश्ड पाकिस्तान टू द ब्रिंक, और पाकिस्तान को हम गहराइयों में, तन्हाइयों में और दबाव में ले गए। ये आज का मेरा टॉपिक है, तो इस पे इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है कि मैं अपने आपको हर चीज़ समझाने के काबिल होऊंगा और मैं समझा सकूंगा। अगर हम कोर आर्गूमेंट की बात करें तो क्या होता है कि पाकिस्तान क्राइसिस इज़ नॉट एक्सीडेंटल। जैसे मैंने बात की कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये बनी बनाई खुद की गई इंजीनियरिंग है। इट्स द इंटरनली इंजीनियर्ड।
जो हमने खुद की है, हमें बाहर से किसी दुश्मन ने नहीं ऐसा कोई मशवरा दिया या बाहर से हमें किसी ने नहीं तंग किया, हमने खुद ये की। और ड्राइवन बाय द फ्लॉड अजम्पशन पॉलिसी सीक्वेंसिंग अग्रेसिव टैक्सेशन एंड एनर्जी प्राइस शॉक। किसकी वजह से हुआ? वजह ये बनी कि हमारे जो अज्यूम हमने किया, अजम्पशन की कि जी हम प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी का पैसा इंडस्ट्री में जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक अजम्पशन थी, वो नहीं बढ़ा, वो बाहर चला गया, हमें लॉस हुआ। पॉलिसी सीक्वेंसेस जो हैं हमारे, वो प्रॉपर पॉलिसी इस तरह से नहीं थी कि एक जगह हम अगर टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं तो उसका इकॉनमी वो सुकड़ रही है, सुकड़ेगी, उसका क्या अफेक्ट होगा। अग्रेसिव टैक्सेशन हमने उसके लगा दिए और इसी तरह से एनर्जी की प्रोसेस के शॉक्स दिए इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से हम compete नहीं कर सके। तो ओवर टैक्सेशन ऑफ रियल स्टेट, जैसे कि मैंने बताया कि हमने ये किया कि हैवी टैक्सेशन इज इम्पोज्ड ऑन रियल स्टेट पे हमने बहुत टैक्स लगा दिया, इसलिए कि इसका पैसा जो निकल के वो इंडस्ट्री में आएगा। अजम्पशन हमारी यही थी कैपिटल वुड मूव टू द इंडस्ट्री, कि कैपिटल जो है वो इंडस्ट्री में मूव करेगा। रियलिटी क्या हुआ? कैपिटल एक्साइटेड टू द कंट्री, हमारे मुल्क से ही बाहर चला गया। वो जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने वाले थे उन्होंने जाके फिर हमने अपने ही लोगों को नाराज़ करके उन पे मुकदमे बना के उनको बाहर भेज दिया है। अब क्या है कि उन्होंने उधर जाके अपने कैंप लगा लिए हैं और ये हमारा सारा इन्वेस्टर उठा बाहर चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई यूके चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया। अब हर मुल्क जो है उसको तो अपनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को जानता था जो अफोर्डेबल थे, उन्होंने अपना पैसा उठाया और किसी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस तरह से हमारा जो इन्वेस्टर था वो बजाय उसको इंडस्ट्री में आता, वो इधर से निकला बाहर चला गया। अब इंडस्ट्री में क्यों नहीं आया, इसकी भी एक वजूहात हैं कई। क्या? कैपिटल फ्लाइट एंड इंडस्ट्रियल कोलैप्स। जब कैपिटल बाहर निकला, कैपिटल फ्लाई कर गया, तो ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ में क्यों कोलैप की? उसकी वजह ये थी कि अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही थी। बहुत सारे लोग ये जो 8-8 10-10 घर बना रहे थे, प्लाजे बना रहे थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट समेत थी और कोई मलेशिया चला गया, कोई यूके चला गया, कोई दुबई चला गया। अब उनके साथ जितनी इंडस्ट्रीज थी वो सारी प्रॉब्लम में आ गई। कैसे के इन्वेस्टमेंट मूव अब्रॉड, कहाँ? दुबई, यूके, टर्की एंड मलेशिया में हमारा इन्वेस्टर गया है और हम भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो इधर से उठे और चले गए। तो रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन जो था वो स्टार्ट हो गई, ख़त्म, बंद हो गई, रुक गई। अब उसका रुकने से क्या अफेक्ट? 40 अलाइड इंडस्ट्रीज जो थी वो कंसंट्रेटेड इंक्लूडिंग, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ग्लास है, टाइल है, पेंट है, केबल एंड फिटिंग्स है, ये सारी इंडस्ट्रीज उससे चल रही थी, बूस्ट कर रही थी। अब और उसमें लोग जॉब्स कर रहे थे, रोज़गार चल रहा था, वो रोज़गार भी ख़त्म हुआ, इन्वेस्टर भी बाहर चला गया, उधर से भी पैसा ख़त्म हुआ और नई जो वैल्यू एडिशन हमारी हो रही थी वो भी ख़त्म हुई। अब हमारा नौजवान भी अनएम्प्लॉयड हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन हमारी हुई कि इन्वेस्टर जी बाहर जा रहा है, तो हमने अब वो बाहर को पैसा रोकने के लिए हमने क्या किया? इंपोर्ट कंट्रोल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। तो उससे क्या अफेक्ट पड़ा हमारा कि इंपोर्ट जो थी वो डिक्लाइन हो गई और इंपोर्ट जो वो कम हुई, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गई। स्ट्रिक्ट फॉरेन एक्सचेंज एंड इंपोर्ट कंट्रोल इंट्रोड्यूस। आपको पता है कि हमने हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी जी, इंपोर्ट कुछ नहीं होगी। अच्छा, अब इंपोर्ट वो तो चलो ऐसी चीज़ें थी कि जिससे जी हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए, तो उसके लिए हमने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जिनका ज़रूरी रॉ मटेरियल था वो आना था और उन्होंने अपने टारगेट पूरे करने थे और उन्होंने अपनी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो बाहर भेजनी थी, एक्सपोर्ट करनी थी, उनको प्रॉब्लम आई, ना उनको रॉ मटेरियल मिला और ना वो एक्सपोर्ट कर सके। तो इस तरह से रॉ मटेरियल जो था वो ब्लॉक हो गया और एक्सपोर्ट स्लोड एंड ऑर्डर कैंसिल, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हुई तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब उनको देने के लिए तो बैठा हुआ है ना, श्रीलंका बैठा है, बांग्लादेश बैठा है, इंडिया बैठा है, तो कोई ज़रूरी है उन्होंने पाकिस्तान की चीज़ लेनी है, तो वो हमारे जो है ऑर्डर कैंसिल हुए और जो हमारी एक्सपोर्ट थी उसमें डिक्लाइन आ गया। तो अब ये देखें ये इफ़ेक्ट किस तरह से आगे चल रहा है। तो उस पे वजह से क्या हुआ, जब हमारे ये सारी इंडस्ट्री बंद हुई तो ज़ाहिर है रेवेन्यू का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अब इंपोर्ट नहीं हो रही तो टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, इंडस्ट्री नहीं चल रही, टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा,
तो क्या हुआ, तो रेवेन्यू पैनिक एंड फिजिकल एग्रेशन जो है वो बढ़ी, कि पैनिक हो गया कि जी रेवेन्यू अब कैसे इकट्ठा होना चाहिए। तो उसके लिए टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था वो बढ़ने की बजाय गिर गया, क्योंकि वो सारा पैसा बाहर चला गया, हमारा इंडस्ट्री बंद हो गई, इंपोर्ट रुक गई, तो रेवेन्यू तो अल्टीमेटली रुकना था। तो फिर पॉलिसी मेकर जो है रिस्पॉन्डेड विद इन, तो अपना पॉलिसी मेकर्स ने अब क्या किया जी, अब ये देखें कि सुपर टैक्स ऑन द प्रॉफिटेबल सेक्टर, जो प्रॉफिटेबल सेक्टर थे उन पे सुपर टैक्स लगा दिया गया। लो जी, अब जो काम कर रहे थे वो अहमद शाह अब्दाली और खिलजी की तरह वो टैक्सेस को और ऊपर हमने कर दिया और बढ़ दिया। अब जब टैक्स बढ़ेगा तो वो इंडस्ट्री जो है वो सुकड़ेगी। हायर इनकम टैक्स स्लैब्स, और स्लैब्स को हमने बढ़ा दिया, वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है, बड़ा इजी तरीका है कि पॉलिसी मेकर बैठते हैं, चलो यार खसमा खाए और कोई चीज़ नहीं आ रही, आप ऐसा करें ये इस पे लगाएं, सैलरी क्लास का ये इतने % है, स्लैब थोड़ा सा बढ़ा दो, कितना शॉर्टफॉल हो रहा है इतना आ जाएगा। तो इजी तरीके से वो सैलरीड क्लास को या ऐसी क्लास जो फंसी हुई है उसको टैक्स लगा दो। अब उसको टैक्स लगने से और क्या कबाहतें हुई वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये है कि वो अब लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ आ गए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को छोड़ा और लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ आ गए। तो इससे स्ट्रक्चर रिफॉर्म वर इग्नोर्ड, जो असल में स्ट्रक्चर रिफॉर्म्ड होनी चाहिए थी वो रिफॉर्म जो है उनको इग्नोर किया गया। और इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ जिस पे सुपर टैक्स लग गया। पहले तो बहुत सारी वैसे बंद हो गई कि जिनका सिस्टम रियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड थी, वो तो बंद हुई। अगली पे क्या हुआ, राइजिंग इंडस्ट्रियल लॉसेस, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लॉस में आना शुरू हो गए। लॉस के बाद क्या आया, फॉलिंग नेट प्रॉफिट ज़ाहिर है उसका कम हुआ, तो उसने एक्सपेंशन प्लान फ्रोजन, जो वो एक्सपेंड करना चाह रहे थे उनके प्लान चल रहे थे वो फ्रीज हो गए, क्योंकि अब प्रॉफिट जो नहीं आ रहा। पिछले दिनों आप सुन रहे होंगे SM तनवीर साहब की कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी 3 नस्लों ने मिलके जो इंडस्ट्रीज़ खड़ी की थी टेक्सटाइल की, वो आज हमारा कूड़े का ढेर बना हुआ है। क्या है, इसके पीछे ये पॉलिसीज़ ही हैं जिनकी वजह से वो कूड़े का ढेर बन गया। और वो सच्चा रो रहा था बेचारा कि वो 3 नस्लों ने मिलकर इतनी कोशिश की है और आज वो उनकी इंडस्ट्री जो है वो चलने के काबिल नहीं है। और री इन्वेस्टमेंट हाल्टेड, ज़ाहिर है इसके अब री इन्वेस्ट कौन करेगा इस चीज़ों में। और जॉब क्रिएशन स्टॉप, तो अब जॉब क्रिएशन स्टॉप हो गई। मेरे मुल्क का नौजवान, जिसको मैं कहता हूँ कि डीमोटिवेटेड नौजवान है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ मोटिवेशन देने की, तो वो बेचारा डीमोटिवेटेड इसलिए है कि उसको नज़र नहीं आ रहा कि मैं कल को कहीं जाके जॉब करूँगा, कहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। मोर देन हमारी जो टेक्सटाइल, हमारे गांव में ऐसे होता था कि कोई काम नहीं करता था तो वो एक लड़का था हमारा, वो उधर जाबर था, तो उसके पास भेज देते होते थे। तो जब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी सिक कर गई, वो बंद पड़े हुए हैं यूनिट, तो वो बेचारा उनको क्या जॉब दिलवाएगा और कहाँ करेगा, तो क्या सिचुएशन बढ़ेगी। तो अब बर्डन शिफ्टेड टू अ सैलरीड क्लास, जो मैंने कहा कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है और पॉलिसी मेकर की यही एक ख्वाहिश है कि बस जो ताज़ा ताज़ा मिलता है उसको लो हैंगिंग फ्रूट को लो और भागो। जैसे वो आते हैं ना बाग में चोरी करने, तो वो उसमें नीचे नीचे से जो मिलते हैं उनको तोड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह इन्होंने किया कि लो हैंगिंग फ्रूट में क्या किया, रेवेन्यू गैप जो था उसको अब कैसे फिल करना है। ज़ाहिर है अब पैसा तो आ नहीं रहा, तो कहा जी सैलरी क्लास का स्लैब बढ़ा दो। ठीक है, अब सैलरी क्लास का स्लैब बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो तो एक ऐसा तबका है कि जिसने उसी से लेना है और उसी से खाना है, उसका अब जब क्या होगा, स्लैब जब बढ़ जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा कि उसकी जो ख़रीदारी की पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अब और कोई चीज़ नहीं खरीदेगा, तो ज़ाहिर है इंडस्ट्री को फिर फ्लोरिश नहीं होगी। वो उसने तो पैसा मुल्क में ही खर्च करना था ना, उसने कौन सा बाहर लेके जाना था। तो वो क्या किया, इंक्रीजिंग इनकम टैक्स ऑन द सैलरीड इंडिविजुअल पे इनकम टैक्स बढ़ गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि परचेजिंग पावर कोलैप्स। ज़ाहिर है अब उसके पास तो यही था और यही उसने खर्च करना था, ना तो उसने जाके दुबई सैर करनी थी, ना उसने सिंगापुर जाना था, ना उसने हनीमून मनाने बाहर जाना था, उसने तो पाकिस्तान में खर्च करना था। तो वो क्या होगा, परचेजिंग पावर उसकी कोलैप्स कर जाएगी और कंज्यूमर डिमांड जी है वो शार्पली फिल हो जाएगी। अब कंज्यूमर्स की डिमांड ही नहीं रही। अगर कंज्यूमर की डिमांड नहीं रही तो इंडस्ट्री किसके लिए प्रोड्यूस करेगी। तो इंडस्ट्री को एक और धचका देखा, पहला मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हुई जिसकी वजह से एक्सपोर्ट रुक गई, फिर उसके बाद वो एक्सपोर्टर इंडस्ट्री बंद हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि
सुपर टैक्स लगा, सुपर टैक्स लगने की वजह से इंडस्ट्री को हुआ, फिर अब कंज्यूमर की डिमांड रुक गई है, तो कंज्यूमर जब ले ही नहीं रहा तो फिर इंडस्ट्री किसके लिए प्रोड्यूस करे। ये पिछले दिनों मैं एक पढ़ रहा था कि मिल्लर ट्रैक्टर की पिछले 25 सालों में सबसे कम सेल इस पीरियड में हुई है। तो वो अब क्योंकि उनके पास शायद बाइंग पावर, किसान का भी हालात बुरे हैं, किसान जो है वो भी हमारी पॉलिसीज़ देखें, जब एक किसान ने ली तो उससे गंदम ली गई 2000 रुपये किलो, 2000 रुपये मन। अब 2000 रुपये मन किसान से गंदम ले रहे हैं, अभी 6 महीने नहीं गुजरे तो आज मार्केट में जाके देखें 5000 रुपये मन मिल रही है। तो इसका मतलब है वो किसान बेचारा पिसा, जिसने स्टॉकी की, जिसने बुआई की, जिसने उस पर मेहनत की, जिसने सब कुछ किया, उसे 2000 रुपया मिला है, और जिसने सिर्फ ली और स्टॉक कर ली उसको आज 3000 रुपया वो कमा रहा है। तो ये पॉलिसीज़ हमारी जो है ना यही लेके डूब रही हैं। बाहर से हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम अंदर से अपने आप दुश्मन है। हमारी इंजीनियर्ड है, ये बनी बनाई चीज़ें हम खुद बना रहे हैं इसको करने के लिए। तो अगर हम बात करें डिमांड शॉक्स एंड द बिजनेस स्ट्रेस, तो वो क्या हुआ कि जब अब डिमांड कम हुई, कंज्यूमर की डिमांड कम हुई, तो क्या हुआ कि लोअर डिमांड रिड्यूस हो गई, और इंडस्ट्री जो है उसका रेवेन्यू जो है वो ज़ाहिर है कम होगा। जब डिमांड कम होगी तो बिज़नेस फेस द कैश फ्लो स्ट्रेस। अब ज़ाहिर है जब जिन्होंने बना के चीज़ें रखी हुई थी उनके लेने वाला कोई नहीं है, या जिन्होंने अपने स्टॉक जमा किए हुए थे उनको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आई और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई। जो वो दीन ग्रुप वाले तनवीर साहब जो रो रहे हैं वो इन्हीं बातों पे रो रहे हैं। ये इंजीनियर्ड सारा किया धरा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब उसका आखिरी जो धचका क्या लगा, फाइनल एक धचका जो झटका लगाया गया वो क्या किया गया कि एनर्जी प्राइसेस शॉक, कि एनर्जी प्राइसेस का एक धचका फिर दिया गया। क्या? मैसिव इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज कर दी गई, गैस टैरिफ इंक्रीज कर दिए गए, और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनको इंक्रीज कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि एनर्जी बिकम इकोनॉमिकली अनवायबल फॉर द प्रोडक्शन। तो अब इतनी प्राइसेस हो गई हैं कि प्रोडक्शन के लिए वो वायबल ही नहीं रहा, कि अगर कोई अपनी चीज़ बनाता है तो उसको खर्चा ज़्यादा पड़ता है और इनकम कम होती है। उसकी जो प्राइस इतनी उस पर लग जाती है मैन्युफैक्चर्ड होने पे कि उसका अगर वो 100 रुपये की उसकी बिक रही है तो उसको बनने में उसको तकरीबन कोई 120 रुपये लग रहे हैं। तो अब ये अगला झटका लगा इनका। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस कोलैप्स। कि ज़ाहिर है अब जो इंडिया में काम कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है, हमारे रीजन में कर रहा है काम, उनके लिए हम compete कैसे कर सकेंगे जब हमें इतने झटके, इतनी इंजीनियरली हमें कोलैप किया जा रहा है, तो हम कैसे उनका मुकाबला कर सकेंगे। तो क्या होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फ्रोजन, तो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो जम गई, फ्रोज हो गई, उसका अब कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी फंस गया। फॉरेन इन्वेस्टर फंसने से क्या हुआ, कम्पिटिटिवनेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, और इंडस्ट्रीज पुश टू द एज ऑफ द सर्वाइवल। अब जिस इंडस्ट्री ने रोज़गार देना था, मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाना था, मुल्क में लिए पैसा लाना था, उसको अपने सर्वाइवल की पड़ गई। और जो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बार बार कह रहा है, और वाकई कह रहा है कि मेरी 3 नस्लों ने मेहनत की और आज मैं वो कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ हूँ, ऐसे है कि अब उनको अपनी सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ गई है। जो लोगों के लिए रोज़गार कमाते थे, ये करते थे, तो वो सर्वाइवल में आ गए हैं। तो अब डिलेड रिकग्निशन, अगर हम इसको रिकग्नाइज भी करें कि क्या इसका अफेक्ट क्या है, ईयर्स ऑफ डैमेज बिफोर एक्नॉलेजमेंट, कि जो हमने इसको एक्नॉलेज करने से पहले हमारा डैमेज कब से हम कर रहे हैं, हम खुद अंदर से कर रहे हैं। और की इश्यूज़ क्या है, फाइनेंस लीडरशिप फोकस ऑन बैंकिंग लॉजिक नॉट ऑन ग्रोथ। तो हम सिर्फ बैंकिंग के वो फिगर्स जो होते हैं, डॉलर इतने पे खड़ा है, डॉलर को फ्रोज कर लो, इतने पे कर लो, इस पे हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं। आपको पता है कि जो चीज़ खड़ी रहती है वो बदबूदार हो जाती है, उसमें उसको चलते रहना अच्छी बात है। तो आपने उसको ग्रोथ जिस चीज़ की रोक दी जाती है वो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम करती है और डेंजरस हो जाती है। इसी तरह पार्शियल रियलाइजेशन आफ्टर द क्रिटिकल टाइम लॉस्ट, के अगर उसकी कोई रियलाइजेशन हो कि इतने क्रिटिकल टाइम में, तो फिर क्या हो सकता है। तो रियल एनिमी कौन है जी, ये सारा किसने किया। हमें इंडिया ये ऐसे मशवरे दे रहा है या इंडिया हमारी पॉलिसीज़ बना रहा है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है।
हम खुद ही अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। नो एक्सटर्नल एनिमी रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब हम अपनी पॉलिसी इस तरह से बना के खुद ही अपने आप को डैमेज करते रहेंगे तो हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है। डैमेज इन्फ्लेटेड बाई किस से? पॉलिसी डिसीजन मेकर्स जो हैं। आप देखें, मैंने जो आपको सारी कहानी सुनाई है, आप क्या देखें कि इसमें पॉलिसी मेकर्स को ये नहीं पता था कि हम इस तरह करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट इधर जाएगी, हम इसको किसी तरीके से इस तरह करें के साथ उसको इंसेंटिव दें पहले, ताकि फिर वो इधर जाए। हम एक पे लगा के वो टैक्सेस खेलते हैं और अपने मुल्क की तबाही कर ली है। फिर हमने टैक्स सेंट्रिक थिंकिंग के हमारा जो मेन मकसद है जी, वो हमने सेंटर टैक्स को रख लिया है जी, टैक्स कलेक्शन ही मेन मकसद है। और इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें हम घुमाते हैं कि सेंटर हमारा टैक्स पे ही रहना है। भाई जब टैक्स लगते हैं, बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं तो इंडस्ट्री सुकड़ती है। इंडस्ट्री सुकड़ती है तो सुकड़ी इंडस्ट्री से क्या गंजी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी क्या? जब आप उसको फैलने देंगे, फैलेगी तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, ज़्यादा इकॉनमी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसमें टैक्सेस आते रहेंगे। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मैं तो समझता हूँ कि सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मिसमैनेज की तरफ जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशनल्स अफेक्टिव जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या क्या मशवरे किए, क्या किया। प्राइवेटाइजेशन डिवीज़न है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ऑब्सेसिव विद टैक्सिंग प्रोडक्टिविटी वीकेंड द इकॉनमी। आपको हमेशा पता है कि जब टैक्स दबो दिए जाते हैं, टैक्स धकेल दिए जाते हैं, टैक्स लगा दिया जाता है तो इकॉनमी सुकड़ जाती है। और यही हमारे साथ हुआ है। अब हमारी इकॉनमी सुकड़ गई है, हमारा नौजवान बेरोज़गार है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। हर स्टेक होल्डर जो है वो वरीड है, सिवाय पॉलिसी मेकर के कि वो समझते हैं कि हमने ठीक पॉलिसी बनाई है। तो अब पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारा हमेशा चलता है। पाकिस्तान को नो स्लोगन्स, अब स्लोगन्स की ज़रूरत नहीं है जी, ये हमारा नारा है। नारों से अब पाकिस्तान नहीं चलेगा भाई, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। नो कॉस्मेटिक्स रिफॉर्म्स, हमेशा रिफॉर्म्स के नाम पे बहुत सारा पैसा लगा दिया जाता है और उसका मेकअप करके वो पुरानी ही दुल्हन को नई दुल्हन बना दिया जाता है, तो उसकी भी अब ज़रूरत नहीं रहेगी। और नो रिपीटेड बेल आउट, और रिपीटेड जो बेल आउट प्लान दिए जाते हैं वो भी, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट पाकिस्तान अर्जेंटली नीड, तो अब ये मेरी रिसर्च है, मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक जो बात कर रहा हूँ उसके लिए अब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। रैशनल टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी रैशनल इसलिए होनी चाहिए कि अगर वो रैशनल होगी तो फिर हमारा इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, हमारे जो इक्वलिटी आएगी, फेयरनेस आएगी, तो सारे लोग टैक्स की तरफ आएंगे। तो नंबर 1 तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो है रैशनल टैक्स पॉलिसी हो। रेस्टोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस, अपनी इंडस्ट्री को अपने रीजन के मुताबिक कम्पिटिटिवनेस में लगाएं। ये ना कहें कि इंडिया जो है वो इधर खड़ा है, बांग्लादेश इधर खड़ा है और हम इधर खड़े होकर मुकाबला कर सकते हैं। नहीं, हमें बराबरी पे लाना पड़ेगा। जब तक हमारी इंडस्ट्री बराबरी पे नहीं आएगी तो फिर हम एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ा सकते। तो एक्सपोर्ट बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है। और अफोर्डेबल एनर्जी प्राइसिंग, तो एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो उसी तरह से होनी चाहिए जो मार्केट का। आपको पता है कि अब रेट जो है डॉलर्स में हमें मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के, तो अब उसी को रिवर्स बैक करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना इंडस्ट्री की, कि कितने में हमें पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन में कितने में पड़ेगा। अगर हमारा बिक रहा है 100 रुपये का, उसकी वजह यह है कि इंडिया दे रहा है उसको, बांग्लादेश दे रहा है, श्रीलंका दे रहा है, बाकी लोग दे रहे हैं, तो वो अगर 100 रुपये में उधर बिक रहा है तो हम इधर आके प्रोड्यूस उनको करना चाहें तो 120 में हम पड़ेगा, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। ये सीधी सी बात है। तो हमें उसके मुकाबले में लाना पड़ेगा कि यार ये जो चीज़ें उधर मिल रही हैं, जितनी लेबर स्टाइल उधर है, जितनी एनर्जी के प्राइसेस उधर हैं, उतनी इधर देंगे तो हम ये हो जाएगा। और पॉलिसीज़ जो है हमारी उसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह के एक साल पॉलिसी और होती है, दूसरे साल और होती है, तीसरे साल और होती है, कभी हम बड़ा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। मैं हमेशा से इस बात की करता रहता हूँ कि यार लॉन्ग टर्म प्लान करो, लॉन्ग टर्म प्लान करो। हम जब पाक स्टडीज़ पढ़ते थे उसमें होते थे कि
20 ईयर्स प्लान, 10 ईयर्स प्लान और 5 ईयर्स प्लान, लेकिन आजकल कुछ नहीं है। आजकल सिर्फ चल रहे हैं इलेक्शन प्लान और बस वो ज़िमनी इलेक्शन प्लान्स चलते हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो है उसको हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उसको कम्पिटिटिव पोजीशन में लाना पड़ेगा कि जिस तरह से वो चल रही है बाकी मुल्कों की वैसे ही होनी चाहिए। और रिमूवल ऑफ इनअफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो ऐसी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं लोग जो इनअफेक्टिव है, मुल्क का कोई बेनिफिट नहीं चल रहे, तो उनको प्लीज़ रिमूव करें और एफिशिएंट लोगों को इधर लाएं जो ये बात समझते हों। तो फाइनल वार्निंग इसकी मैं क्या दूंगा, हमें ज़माना दे रहा है, हर चीज़ ये कह रही है कि विदाउट अ सीरियस इकोनॉमिक रीसेट नो फ्रेमवर्क कैन स्टॉप डिक्लाइन। अगर हम इस पे सीरियस नहीं होंगे तो फिर हमारा डिक्लाइन जो होता जा रहा है आप देख रहे हैं, उससे कोई रोक नहीं सकता। डोमेस्टिक एंड फॉरेन कॉन्फिडेंस विल नॉट रिटर्न। ना तो डोमेस्टिकली लोग जो हैं और ना फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट लेगा जब तक हम इसको रिवाइवल नहीं करेंगे। हमारा बहुत सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो ये चाहता है, जो जिसने जाके उधर बहुत सारा पैसा कमा लिया और वो चाहता है कि मैं इधर पाकिस्तान में आऊँ और आके मैं अपने करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ और इधर नई चीज़ें लगाऊँ और अपना जो एक्सपीरियंस उधर का यूज़ करूँ। लेकिन जब वो देखता है, मैं अपने खुद एक अजीज़ को जानता हूँ जो आया और इसने इधर बड़ी प्यारी खूबसूरत एक फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री बनाने के बाद जब उसको चलाने लगा तो उसके कोई इश्यूज़, कभी वो उसका किसी पार्टनर का नैब का इशू था, उसकी वजह से बैंक फ्रोज़ कर दिए गए, कभी कुछ इशू हुआ, वो बेचारे को इतनी प्रॉब्लम हुई कि बुढ़ापे में उसने फिर जाके दोबारा सऊदीया में अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये इस तरह से सामने देखने की एग्जांपल्स हैं, जो लोग बेचारे इधर आए इन्वेस्टमेंट लेके और फिर उन्होंने वापस जाना पड़ा। तो इसमें क्लोजिंग मैसेज मेरी तरफ से जो यही होगा, इकोनॉमिक कोलैप्स इज़ एन इंजीनियर्ड, ये बना बनाया है, हम खुद बनाते हैं, ये बाहर से कोई दुश्मन नहीं है जिसने ऐसा किया हुआ, ये ले अंदर से ही बना हुआ है। रिकवरी मस्ट आल्सो बी इंजीनियर्ड, तो जिस तरह से इसको प्लानिंग करके ख़त्म किया गया है इसी तरह से इसके लिए रिकवरी के लिए भी ज़रूरत है और रैशनल एंड अर्जेंट रिकवरी की बहुत ज़रूरत है। तो अगर ये नहीं होगी तो खुदा न खास्ता ये डिक्लाइन जो है ये कम नहीं हो सकता। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी ऐसे किया जाए। तो मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सारे लोग, ये मेरा सिनेरियो था इस प्रेजेंटेशन का, वो सारे लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप पे फ़र्ज़ है ये कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी समझें और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बात पॉलिसी मेकर तक पहुंच जाए, ताकि पॉलिसी सही बनेगी तो फिर ही हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। फिर ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो बेचारे आजकल बैठ के रो रहे हैं कि हमारी 3 नस्लों ने ये कोशिश की और आज वो कूड़े का ढेर हमारी इंडस्ट्री हो गई, वो उससे बचेगी। जो टैक्सेस बेतहाशा लगे हुए हैं उनसे हम बचेंगे, हमारा नौजवान जो है उसको रोज़गार मिलेगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि पॉलिसी मेकर तक ये बात मेरी पहुँचे। यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।